नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के हिंदी भाषा और नागरिक लिपि इतिहास के अगले टॉपिक हिंदी की लिंग व्यवस्था के बारे में। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था, हिंदी की संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, इन सब के बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया है। और आज हम बात करेंगे हिंदी की लिंग व्यवस्था के बारे में। और आज अपन इस पूरे चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हिंदी की लिंग व्यवस्था। परिचय व तुलनात्मक स्थिति। हिंदी व्याकरण में मूलतः दो ही लिंग माने गए हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। जबकि हिंदी की मूल स्रोत भाषा संस्कृत में इन दोनों के अतिरिक्त एक तृतीय लिंग भी है, जिसको अपन बोलते हैं नपुंसकलिंग को माना गया है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में नपुंसकलिंग के साथ साथ चौथे लिंग के रूप में उभय लिंग को भी स्वीकार किया गया है। संस्कृत के सरलीकरण की प्रक्रिया में नागर अपभ्रंश व अंतिम व्यवस्था की थी, जहां नपुंसकलिंग के कुछ प्रयोग विद्यमान थे। उसके बाद से मराठी और गुजराती भाषाओं में तो नपुंसकलिंग बचा रहा, किंतु हिंदी में दो ही लिंग शेष बचे। नपुंसकलिंग के अधिकांश शब्द पुल्लिंग शब्दों में शामिल हो गए तथा कुछ शब्द विशेषतः आकारांत गंगा व इक्रांत धरती स्त्रीलिंग में शामिल हो गए। कुछ भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि हिंदी में भी कुछ शब्द उभय लिंगी हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर इत्यादि। लिंग पहचान के नियम। हिंदी की लिंग संरचना निश्चित तार्किक नियमों पर आधारित न होकर लोक प्रचलित सरलीकरण से विकसित हुए। यही कारण है कि इस संबंध में निश्चित नियम नहीं बताए जा सकते। तब भी प्राय 9 प्रत्ययों पर आधारित शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जबकि शेष पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों के प्रत्यय निम्नलिखित हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के प्रत्यय निम्नलिखित हैं, जैसे कि प्रत्यय आ तो गंगा, यमुना। प्रत्यय नी शेरनी, मोरनी। प्रत्यय ई लड़की, दादी। प्रत्यय आनी जेठानी, देवरानी। प्रत्यय ई रीति, नीति, पद्धति। प्रत्यय इन ग्वालिन, डाकिन, बागिन। प्रत्यय ईका बालिका, तुलिका, अट्टालिका। प्रत्यय आइन ठकुराइन, पंडिताइन। और प्रत्यय ईया बिटिया, चूहिया। पुल्लिंग शब्दों के लिए कोई व्यक्ति नियम तो नहीं है, किंतु कुछ व्यवहारिक नियम जरूर दिखते हैं। आमतौर पर पुल्लिंग व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अकारांत होती हैं, जैसे कमल, सुरेश इत्यादि, जबकि पुल्लिंग जातिवाचक संज्ञाएं प्राय आकारांत होती है, जैसे लड़का, बेटा इत्यादि। लिंग परिवर्तन के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के परिवर्तन की प्रक्रिया भी मोटे तौर पर निश्चय है, जिसके प्रमुख सूत्र इस प्रकार हैं। आ ई लड़का, लड़की। आ इया चूहा, चूहिया। ए अनि इन शेर, बाग, शेरनी, बागिन। फिर है ए आइन ठाकुर, ठकुराइन। आ आइन पंडा, पंडाइन। ए आइन ई आइन इन तो हलवाई, हलवाइन। माली, मालीन। तो आ ई आनी जेठ, जेठानी। चौधरी, चौधरानी। तो ये क्या हो गए, लिंग परिवर्तन के नियम हो गए। फिर आ जाते हैं लिंग संरचना की कुछ अन्य विशेषताएं। हिंदी में क्रिया लिंग के अनुसार परिवर्तनशील, जबकि संस्कृत व अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। वह जाता है, वह जाती है हिंदी। सह गजती, सा गजती संस्कृत। ही गोज, सी गोज अंग्रेजी। तो ये किसके उदाहरण हो गए, हिंदी लिंग व्यवस्था के। फिर विशेषणों का कोई स्वयं सिद्ध लिंग नहीं होता, केवल आकारांत विशेषण विशेष्य के अनुसार परिवर्तित होते हैं, शेष नहीं। उदाहरण, काला आदमी, काली औरत। शाही पुरुष, शाही महिला। नेक आदमी, नेक औरत। हिंदी की लिंग संरचना से जुड़ी समस्याएं। हिंदी व्याकरण में लिंग की समस्या अत्यंत जटिल है, क्योंकि हिंदी भाषा सिर्फ 2 लिंगों के आधार पर कार्य करती है। नहीं तो इसके पास संस्कृत की तरह नपुंसकलिंग है और नहीं अंग्रेजी की तरह उभय लिंग। अतः जो संज्ञाएं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग से निरपेक्ष होती है, उनका लिंग निर्धारण कठिन हो जाता है। यूँ तो लोक प्रचलन के आधार पर कुछ नियम निश्चय हो गए, पर सच यही है कि आज भी हिंदी की लिंग व्यवस्था पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकी है। जैसे कि अपना मेन इम्पोर्टेंट हो गया लिंग व्यवस्था। तो लिंग व्यवस्था मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब आप जैसे कि मेरे ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप ये नोट्स डाउनलोड करके आप मतलब समस्याएं जो दे रखी है ना, ये आप खुद से एक बार रिवीजन कर लेना, एक बार पढ़ लेना, जो आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो मेन इम्पोर्टेंट है लिंग व्यवस्था वो मैंने करवा दी है। फिर अपन आ जाते हैं हिंदी की वचन संरचना के बारे में।
हिंदी की वचन संरचना। हिंदी में दो ही वचन स्वीकार किए गए, एक वचन और बहुवचन, जबकि हिंदी की स्रोत भाषा संस्कृत में तीसरे वचन के रूप में द्विवचन को भी स्वीकार किया गया है। संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया जब चली तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, आधुनिक हिंदी की विकास प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे बहुवचन लुप्त हो गया, स्वाभाविक रूप से द्विवचन बहुवचन में शामिल हो गया। पहचान के नियम। हिंदी की वचन संरचना किसी तार्किक चिंतन का परिणाम न होकर भाषा के व्यवहारिक लोक प्रयोगों से उभरी है। अतः इस संबंध में निश्चित नियम नहीं हो तब भी कुछ व्यवहारिक नियम इस प्रकार है। पुल्लिंग शब्दों में वचन संरचना। आकारांत पुल्लिंग एक वचन शब्द बहुवचन में आकारांत हो जाते। उदाहरण के लिए लड़का, लड़के, बेटा, बेटे। तो ये क्या हो गया, एक वचन को बहुवचन में तो आकारांत बहुवचन हो गया। शेष सभी पुल्लिंग शब्द बहुवचन में भी अपरिवर्तित रहते हैं। केवल क्रिया व सर्वनाम के परिवर्तन से ही वचन परिवर्तन का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए यह उसका घर है, यह उसके घर हैं। तो ये क्या हो गया, एक शेष पुल्लिंग शब्द जो अपन सर्वनाम, क्रिया सर्वनाम के बारे जो परिवर्तन करते हैं उसका एक अलग से ज्ञान, मतलब अलग कुछ ही उदाहरण बना देते हैं ना। तो वो जैसे कि जैसे कि ये वह उसका घर है वो तो सही है, पर वे उसके घर है वो तो सही नहीं है ना। फिर स्त्रीलिंग शब्दों में वचन संरचना। इकारांत एक वचन शब्द बहुवचन में इया हो जाता है। उदाहरण मिठाई, मिठाइयाँ, नदी, नदियाँ। स्त्रीलिंग काव्य में जो वचन जो इकारांत एक वचन होता है वो क्या हो जाता है, इया हो जाता है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में वचन में या जुड़ जाता है। उदाहरण नीति, नीतियाँ, रीति, रीतियाँ। आकारांत शब्दों में बहुवचन में ए जुड़ जाता है। अबला, अबलाएँ, कामना, कामनाएँ। एकारांत एक वचन शब्दों में बहुवचन में एक का ए हो जाता है। उदाहरण बहन, बहनें, आँख, आँखें। ज्ञातव्य है कि हिंदी में संस्कृत की तरह वचनानुसार क्रिया परिवर्तन होता है, जबकि अंग्रेजी में ऐसा मात्र सहायक क्रियाओं के साथ वर्तमान काल व भूतकाल में होता है। उदाहरण के लिए संस्कृत स गच्छति, तय गच्छति। हिंदी वह जाता है, वे जाते हैं। इंग्लिश ही इज गोइंग, they are going, I was going, we were going, I shall go, we shall go। तो ये क्या हो गया, अलग अलग मतलब वह जाता है या फिर वे जाते हैं कि अलग अलग संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग टाइप्स हो गए। अब है वचन व्यवस्था की कुछ अन्य और विशेषताएं हैं, जैसे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन के अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, होश, आशु, दर्शन इत्यादि। उदाहरण शेर देकर मेरे प्राण निकल गए। भला हुआ जो तुम्हारी दिख नहीं रहा है कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, आग, वर्षा इत्यादि। उदाहरण आग ने घरों को जला दिया, वर्षा ने किसानों को खुश कर दिया। तो ये क्या वचन व्यवस्था की अलग अलग। तो क्या हो गया, खे हो गया। अब गे आधार सूचक शब्द यदि एक वचन भी हो तो उनका प्रयोग बहुवचन के नियमों के अनुसार होता है। ये परंपरा न तो संस्कृत में थी न अंग्रेजी में। तो जैसे कि आज ये अगले वाले हैं, ये अन्य मतलब उसके अन्य विशेषताएं हैं, तो ये आप एक बार खुद से पढ़ लेना नोट्स से। हिंदी फिर आ जाता है हिंदी की वाक्य संरचना। व्याकरण का चौथा तथा अंतिम पक्ष होता है, जो व्याकरण का चौथा और अंतिम होता है ये कि वाक्य संरचना। इसके अंतर्गत वाक्य निर्माण के नियम तथा वाक्यों के भेद आगे पढ़े जाते हैं। वाक्य का अर्थ। वाक्य सार्थक शब्दों या पदों का वह व्यवस्थित व कर्मबद्ध समूह होता है जो किसी पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने में सक्षम हो। व्याकरणिक दृष्टि से अर्थबोधन की मूल इकाई वाक्य को ही माना गया है। सार्थक वाक्य की शर्तें। भारतीय भाषा विज्ञान में सार्थक वाक्य के निर्माण की 3 शर्तें मानी गई हैं: आकांक्ष, योग्यता तथा सन्निधि। पहला जाता है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है कि वाक्य में शब्द एक दूसरे के बिना अर्थबोधन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि सिर्फ लाओ कहा जाए तो बातें पूरी नहीं होती, किंतु
यदि लाओ से पहले किताब कहा जाए तो अर्थबोधन होता है। यहाँ किताब तथा लाओ पदों के मध्य परस्पर आकांक्षा विद्यमान हो गई है। समझे। फिर है योग्यता। योग्यता का अर्थ है कि वाक्य से प्रकट होने वाला अभिप्राय व्यवहारिक दृष्टि से बाधित नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कहा जाए कि पानी से लकड़ी सुखाओ तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होते हुए भी ये वाक्य नहीं बनता, क्योंकि इसमें योग्यता नहीं है। फिर है सन्निधि का अर्थ है कि वाक्य के विभिन्न शब्द कालिक या देशिक दृष्टि से पर्याप्त निकट होने चाहिए। यदि एक वाक्य के 4 शब्द 1-2 दिनों के अंतराल में बोले जाए, कालिक अंतराल या अलग अलग पृष्ठों पर लिखे जाए, देशिक अंतराल, तो अर्थबोधन की क्षमता पैदा नहीं होती। अतः कोई वाक्य तभी सार्थक बनता है जब आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि की शर्तों को पूरा करते हैं, तो ही कोई वाक्य पूरा होता है। संरचना की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण। तो संरचना की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण, हिंदी व्याकरण में वाक्यों को संरचना की दृष्टि से 3 प्रकार: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। तो पहला अपना हो गया सरल वाक्य। ये वे वाक्य हैं जिनमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। जैसे राम लंबा है। ऐसे वाक्यों में सामान्यतः उद्देश्य के रूप में कर्ता तथा विधेय के रूप में गुण या क्रिया विद्यमान होते हैं। फिर आ जाते हैं संयुक्त वाक्य। जब एक से अधिक वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच 2 ही प्रकार के संबंध संभव: समानाधिकरण तथा व्याधिकरण संबंध। समानाधिकरण संबंध पर आधारित वाक्य समुच्चय को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि 1, 2 या 2 से अधिक मिलकर जो संयुक्त सब मिलकर बनते हैं। इसमें सामान्यतः 2 स्वतंत्र वाक्यों में योजक शब्द जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, पिछले कई दिनों से निरंतर बरसात हो रही है जिसके कारण सड़कों की हालत जर्जर हो गई है। तो इसमें क्या 2 उदाहरण हो गए, मतलब कि 2 वाक्य हो गए। एक तो पिछले कई दिनों से निरंतर बरसात हो रही है, एक ही हो गया जिसके कारण सड़कों की हालत जर्जर हो गई है। फिर है मिश्र वाक्य। एक से अधिक उपवाक्य यदि व्याधिकरण संबंध में व्यवस्थित किए जाए तो मिश्र वाक्य का निर्माण होता है। इसका अर्थ हुआ कि इन उपवाक्यों में से एक उपवाक्य मूल या आधार उपवाक्य तथा शेष उपवाक्य उस पर निर्भर होने के कारण आश्रित उपवाक्य कहलाते। उदाहरण के लिए, राम के पास आकर श्याम ने बताया कि कल अवकाश का दिन है। राम के पास आकर श्याम ने बताया कि कल अवकाश का दिन है। तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। अन्य दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण। एक और दृष्टि से हिंदी के वाक्यों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है: स्वतंत्र वाक्य तथा लघु वाक्य। तो ये तो हो गए 3 तीन है कि संरचना की दृष्टि से। फिर हो जाता है, फिर है कि दृष्टि से वाक्यों का अन्य और दृष्टि से और कुछ। तो हो गया स्वतंत्र वाक्य और लघु वाक्य। स्वतंत्र वाक्य वे वाक्य जो अन्य वाक्यों के बिना भी पूरा अर्थ व्यक्त करते हैं, स्वतंत्र वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, नया मिश्र वाक्य तीनों ही स्वतंत्र वाक्य हैं। फिर है लघु वाक्य। ऐसे शब्द या शब्द समूह हैं जो व्याकरणिक संरचना की दृष्टि से न तो वाक्य से लघु वाक्य ऐसे शब्द या शब्द समूह हैं जो व्याकरणिक संरचना की दृष्टि से तो वाक्य नहीं है, किंतु अर्थबोधन की दृष्टि से वाक्य को पूरा करता है। उदाहरण के लिए निम्न संवाद द्रष्टव्य हैं: राम तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो कृष्ण मथुरा। यहाँ मथुरा केवल एक शब्द नहीं अपितु अर्थबोधन की दृष्टि से वाक्य इसका पूरा अर्थ है। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ।
यहाँ मथुरा केवल एक शब्द नहीं अपितु अर्थबोधन की दृष्टि से पूरा वाक्य है। जैसे कि उसने कहा कि मथुरा, तो जैसे कि मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, ध्यातव्य है कि यह अर्थबोधन इसलिए कर पा रहा है कि इसके ठीक पहले एक स्वतंत्र वाक्य इसे आधार दे रहा है। लघु वाक्यों को इस दूसरी दृष्टि से स्वतंत्र वाक्य भी कहते हैं। अभिव्यक्ति शैली की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण। अब अभिव्यक्ति शैली से की दृष्टि से, तो अभिव्यक्ति शैली की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधेय, विध्यात्मक या निश्चयात्मक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है विध्यात्मक या निश्चयात्मक, तो वे वाक्य जो सकारात्मक सूचना देते हैं, उदाहरण के लिए जो सकारात्मक सूचना देते हैं, राम दयालु हैं, सकारात्मक। फिर हो गया पहला हो गया। फिर दूसरा निषेधात्मक वाक्य, जिसके अंदर सूचना या फिर निषेध देते हैं, जैसे कि हवा में नमी नहीं है। फिर प्रसन्नवाचक वाक्य, जिसके अंदर कुछ प्रसन्न चिन्ह लग गया है कि क्या आज बरसात होगी। फिर संदेहवाचक, जिसके अंदर कोई संदेह दिखाई दे रहा है, शायद आज बरसात होगी। फिर इच्छावाचक वाक्य, वह वाक्य जिसकी कथनकर्ता अपनी हृदयगत इच्छाओं मतलब इच्छाएं व्यक्त करते, जैसे ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, जैसे कि अपनी इच्छा अपन मन से अपन जो बोलते हैं ना वो। फिर है विधिवाचक या आदेशवाचक वाक्य, वह वाक्य जिनमें किसी को आदेश दिया जाता है, उदाहरण के लिए खड़े रहो, आदेशवाचक वही आदेश जिसको आदेश दिया जाता है। फिर है विस्मयादि बोधक वाक्य, आश्चर्य या विस्मय व्यक्त किया जाता है, उदाहरण के लिए अरे वाह क्या बात है, तो क्या एक मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। फिर संकेतवाचक या शर्तवाचक, जिसके अंदर कुछ शर्त या फिर संकेत हो, यदि उदाहरण यदि तुम पढ़ोगे तो मिठाई मिलेगी, तो क्या एक मतलब कि एक शर्त हो गई कि तुम पढ़ाई करोगे तो ही मिठाई मिलेगी वो चीज़। तो ये अपने अभिव्यक्ति की शैली की दृष्टि से 8 प्रकार की थे और ये कंप्लीट हो गए। वाक्य के पद कर्म से संबंधित नियम, किसी वाक्य में संज्ञाएं तथा क्रियाएं विकास कर्म में आती हैं, यह भी व्याकरण द्वारा निश्चय होता है। वाक्य के भीतर विद्यमान इकाइयों के व्याकरण सम्मत कर्म को पद कर्म कहते हैं। इन हिंदी की वाक्य संरचना में पद कर्म से संबंधित नियम इस प्रकार हैं। तो आज पहला है हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया का कर्म स्वीकार किया जाता है, तो अंग्रेजी के कर्ता क्रिया कर्म से अलग है। संस्कृत में व्यवहार्यतः कर्ता कर्म क्रिया का ही नियम है, पर संश्लिष्ट भाषा होने के कारण तर्कतः है उसमें प्रत्येक कर्म समानार्थी होता है। उदाहरण के लिए हिंदी में पुस्तक पढ़ता हूँ, कर्ता कर्म क्रिया। फिर संस्कृत में अहम पुस्तक पठामी, तो कर्ता कर्म क्रिया। और अंग्रेजी में आई रीड द बुक, पहले कर्ता होगा फिर क्रिया होगी रीड और फिर बुक, ये कर्म हो गया। तो ये अपना ये हो गया। फिर अगला खे आ जाता है, कर्ता व कर्म के बीच में सामान्यतः है अधिकरण संबंध, अपादान संप्रदान और करण कारक कर्म से आते हैं। यदि संबोधन भी हो तो वह वाक्य के आरंभ में आता है। उदाहरण के लिए वही जो पहले अपन ने कर्ता कारक के अंदर अपन ने उदाहरण किया था कारक के अंदर कि अरे भाई तुमने विद्यालय में अध्यापक कक्ष की अलमारी से बच्चों के लिए हाथ से खेलने वाले खिलौने क्यों निकाले, तो वही उदाहरण है। जैसे कि ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ भी है, तो एक बार आप खुद से इसका रिवीजन कर लेना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, वाक्य योजना के अन्य और नियम ये आप खुद से। फिर निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, स्पष्ट है कि हिंदी की वाक्य संरचना न केवल सरल है बल्कि वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित भी है। तो ये अपना आज का ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जैसे कि अब ये पूरा अपना जो दूसरा वाला चैप्टर था ना वो कंप्लीट हो गया। अब जैसे कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए अपने पेपर के अंदर, फर्स्ट पेपर के अंदर। जैसे कि क्वेश्चन यूपीएससी मेंस के अंदर 2016 के अंदर पूछा गया था, मानक हिंदी के सर्वनामों का 100 उदाहरण विवेचन कीजिए। तो अपन ने सर्वनाम पूरा अच्छे से
विस्तार से कर लिया है। तो ये अपन क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर सकते हैं। मानक हिंदी की कारक व्यवस्था का 100 उदाहरण विवेचन कीजिए। यह आया था 2015 के अंदर। कारक व्यवस्था अपन ने विस्तार से पढ़ा है, इसके बारे में अपन अच्छे से लिख सकते हैं। फिर मानक हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। मानक हिंदी जैसे कि फर्स्ट वाला चैप्टर था अपना, वो भी अपन ने कंप्लीट किया था, विस्तार से अच्छे से पढ़ा था, तो इसका भी आंसर अपन कर सकते हैं। और यह आया था 2013 के अंदर। मानक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताओं का परिचय। व्याकरणिक विशेषताएं ये 2013 के अंदर आया था। फिर वही मानक हिंदी का विवेचन निम्नलिखित दृष्टियों से ध्वनि संरचना, रूप संरचना, वाक्य संरचना, ये आया 2012 के अंदर। परिष्ठित हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप की विवेचना 2011 के अंदर। हिंदी की विभिन्न व्याकरणिक का उल्लेख करते हुए पद रचना में उनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए 2009 के अंदर। हिंदी की लिंग व्यवस्था, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। वाक्य रचना के विभिन्न तत्व पर टिप्पणी कीजिए। हिंदी भाषा में लिंग समस्या के ऊपर टिप्पणी कीजिए। आधुनिक हिंदी में लिंग और वचन व्यवस्था के बारे में टिप्पणी कीजिए, जो कि अपन लिंग और वचन व्यवस्था जो आज अपन ने कंप्लीट किया था। आधुनिक हिंदी की वाक्य संरचना को 100 उदाहरण निरूपित कीजिए आधुनिक हिंदी की। और आधुनिक हिंदी में लिंग व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। तो ये सारे जो यूपीएससी का जो मेंस का पेपर होता है ना, हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट वाला पेपर, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन आए थे और यही फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के ये क्वेश्चन हैं। तो ये अपन ने ये कंप्लीट हो गया ये सारे क्वेश्चन, और ये पूरा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अपन कल पढ़ेंगे हिंदी भाषा की विकास यात्रा। कल क्या करेंगे? हिंदी भाषा की विकास यात्रा। तो और अगर आपको ये मेरे जो नोट्स है वो आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन करके ये मतलब इसका लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप उसके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे ये नोट्स, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल है मेरा योगी IAS वीडियो, तो उसमें आप सब ज्वाइन करके आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।